दिस इज़ वंदना, योर इंग्लिश गाइड एंड मेंटर, एंड वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम एलिट का 2025 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि एलिट में देर आर 50 क्वेश्चंस एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर पैसेज बेस्ड। एलिट का जो पेपर होता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज मैं बोलूँगी क्लास से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे क्या डिफरेंसेस होते हैं अभी जब एलिट का पेपर हम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, बिकॉज एलिट में थोड़ा सा ग्रामर भी आ जाता है, कभी एलिट में पैसेज ये वोकैबुलरी के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर है तो डेफिनेटली क्लैट से ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा है ना। क्लैट में 24 आते हैं, एलिट में 50 आते हैं। तो क्योंकि ये डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसमें हम वैरायटी ऑफ चीज़ें बच्चों की टेस्ट कर सकते हैं। चलिए, ऑल दो सारे जो क्वेश्चन है वो पैसेज बेस्ड ही होते हैं। फटाफट अब पहला पैसेज पढ़ेंगे, उसको समझेंगे एंड फटाफट करना शुरू करते हैं, बिकॉज 50 क्वेश्चन हमें इस वीडियो में सॉल्व करने हैं। तो चलिए, टेक अ मिनट एंड रीड द फर्स्ट पैसेज। द फर्स्ट पैसेज इज अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी और फॉसिल एनर्जी में पहले डिफरेंस मालूम होना चाहिए ताकि ये पैसेज इजीली समझ आए। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें सन से मिलती है, विंड से मिलती है, टाइड से मिलती है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं। एंड फॉसिल एनर्जी वो होती है जो कभी ना कभी आके ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब फॉसिल एनर्जी फ्यूल होते हैं जो एक लेवल पे आके दे आर गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब आप ये पैसेज पढ़िए, जस्ट टेक अ मिनट, रीड द पैसेज सो दैट यू विल बी एबल टू make out things well. Yes, so this passage is talking about the rise of renewable energy sources that has become crucial topic in global fight against climate change. ठीक है, तो जब हम renewable change sources की बात करें तो उसमें सोलर एंड विंड एनर्जी की मेनली यहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे सोलर और विंड पावर में अब इट हैज़ गेन ट्रैक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी while reducing dependency on fossil fuel. ठीक है, सो क्लीन एनर्जी है, दे आर रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, आगे गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजीज टू एनहांस एनर्जी एफिशिएंसीज एंड स्टोरेज सोल्यूशन एमिंग टू क्रिएट अ मोर सस्टेनेबल एनर्जी लैंडस्केप। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही है कि इसको हमें और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी लानी है और स्टोरेज सोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अभी बहुत इन्वेस्ट कर रही है, बहुत प्लान कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये सारे भी चैलेंजेस हैं, आगे हमें समझ आएगा। एज द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू डिक्रीज, तो कॉस्ट जो है रिन्यूएबल की ये कम है। The transition from traditional energy sources is becoming not only environment necessary but also economically viable. However, this transition faces several challenges. तो इसमें कुछ challenges भी हैं। क्या क्या challenges हैं वो देखते हैं। The intermittent nature of renewable energy sources. Intermittent यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। intermittent का मतलब समझते हैं, आपने सुना होगा intermittent fasting, है ना। intermittent fasting मतलब क्या होता है, आप रुक रुक के जो चीज़ होती है, लगातार जो चीज़ नहीं होती है ना, उसको हम intermittent बोलते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में intermittent का मतलब है कि जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका जो नेचर है वो इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट नेचर का मतलब है कि ये जो एनर्जी है ना, ये हमें कॉन्स्टेंटली नहीं मिल रही है। जैसे कि अगर हम विंड एनर्जी बोलें, सोलर एनर्जी बोलें, तो ये हमारे पास लगातार नहीं आ रही है। सोलर एनर्जी हमारे पास तभी प्रोड्यूस होगी जब धूप निकलेगी, विंड एनर्जी हमारे पास तभी प्रोड्यूस होगी जब हवा चलेगी। तो ये वाला जो नेचर है, जब हवा नहीं होगी तो विंड एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो सकती, जब धूप नहीं निकलेगी तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो उसकी में चैलेंज होता है। दिस इज कॉल्ड द इंटरमिटेंट नेचर। ऑलराइट, so the intermittent nature of renewable energy sources such as solar and wind require advancement in energy storage. यानी जब आपके पास एम्पल है तब आप उसको स्टोर कर रख लो, ताकि जब नहीं है उसको यूज कर पाओ। टू इंश्योर रिलायबल सप्लाई, है ना, हमें इसको स्टोर करने, स्टोरेज हमें इसको अच्छी बनानी है। एडिशनली एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफन रिलाइज हेविली ऑन फॉसिल फ्यूल, अभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पर रिलाई कर रहा है। नेसेसिएटिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू अपग्रेड रिप्लेस सिस्टम। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए किसमें, या तो हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, सिस्टम को कम्प्लीटली रिप्लेस करना पड़ेगा। पॉलिसी मेकर मस्ट नेविगेट दीज कॉम्प्लेक्सिटीज balancing environmental goals with economic realities. The future of energy will likely depend on collaboration between government, industry and consumer to foster innovation and implement sustainable practice. So basically बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पैसेज नहीं है। इस पैसेज में जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, स्पेशली सोलर और विंड एनर्जी, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए हमें अब ज़रूरत है कि हम सोलर और विंड एनर्जी की तरफ जाएँ। ठीक है, बिकॉज ये दोनों जो है इन्वायरमेंटली
इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन इनके स्टोरेज में, एनर्जी स्टोरेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज इनका जो नेचर है वो इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट मतलब ये हमें लगातार नहीं मिलती। क्योंकि हमें लगातार नहीं मिलती है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि इनको स्टोरेज हम इनका अच्छे से कर पाएँ। एडवांसमेंट इन एनर्जी स्टोरेज इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी का जो करंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट रिलाइज टू मच ऑन फॉसिल फ्यूल्स, इसीलिए ज़रूरत है बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करने की, या तो हम अपने सिस्टम को अपग्रेड करें या रिप्लेस करें, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि देयर शुड बी अ गुड कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर टू फॉस्टर इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। चलिए, अब आई होप पैसेज सबको समझ आ गया है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। देखिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना, दो टाइप के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, जिसका आंसर आपको पैसेज में से मिलेगा। अगर पैसेज हमें अच्छे से समझ आ गया है तो उसका आंसर हम क्लियरली, जैसे अभी हमने पैसेज देखा, क्लियर कट हैं चीज़ें, इसमें कुछ बोली गई हैं, ठीक है, कि ऑथर जो है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसने चैलेंजेस भी बताया। उसने बोला है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन साथ साथ उसने ये भी बताया इसमें क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, और हमें क्यों रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। तो ऑथर ने इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी है, ये सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करी है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस है तो उनके आंसर आपको यहीं पे से पैसेज में से निकालने हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको इन्फरेंस या अजम्पशन की जरूरत होती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना होता है। तो लेट्स सी कि इस वाले पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज एसेंशियल फॉर अ सक्सेस, सॉरी, this is the first question. What is one of the major challenge faced in transition to renewable energy? तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अगर हमें ट्रांजिशन करना है, यानी पूरी तरह से अगर हमें चेंज करना है कि हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ जाएं, तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। The decreasing cost of fossil fuel, the need for advancement in energy storage, the complete lack of government interest, the sheer abundance of fossil fuel resources, ठीक है। अगर आप वापस जाओगे पैसेज पे जहाँ पे हमने चैलेंजेस की बात करी है, ठीक है, तो चैलेंजेस की बात कहाँ हो रही है आप देखिए वापस से। हाँ, इट वॉज समवेयर हेयर, हाँ इधर। This transition faced several challenges. The intermittent nature of renewable energy sources such as solar and wind require advancement in energy storage to ensure a reliable supply. तो ये यहाँ आपको मिल गया अपना आंसर। क्या होना चाहिए? The need for advancement in energy storage. This should be your answer. Why now why this should be your answer? Because clear है ना हमारा ये आंसर। हाँ, see. व्हाट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज? तो मेजर चैलेंज ये है रिन्यूएबल एनर्जी में कि क्योंकि इसका नेचर इंटरमिटेंट है, जैसे कि अभी हमने पैसेज में पढ़ा, इसका नेचर इंटरमिटेंट है, इसलिए हम इसको हमें स्टोर करके रखना है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा धूप आएगी तब तो सोलर एनर्जी बन जाएगी, लेकिन जब धूप नहीं है हम उस टाइम के लिए क्या करेंगे? तो उस टाइम के लिए हमें, जब बहुत ज़्यादा धूप है ना, तो हमें उस टाइम पर उसको स्टोर करके रख लेना चाहिए, जो पैसेज में दिया भी हुआ है, द नीड फॉर एडवांसमेंट इन एनर्जी स्टोरेज। तो हमें अपनी एनर्जी स्टोरेज को एडवांस करना है, ताकि जब हमारे पास ये चीज़ नहीं है, सोर्स नहीं है, तब भी हम उसको यूज कर पाए। देख लेते फटाफट बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। ऑप्शन ए सेइंग द डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल, दिस इज नोवेयर मेंशन्ड इन द पैसेज, हेंस दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी सेज द कंप्लीट लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट। बेटा कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि कंप्लीट लैक ऑफ, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एलिमिनेट आप कर सकते हो। कंप्लीट लैक नहीं बोला है, इनफैक्ट लास्ट में बोला है कि कोलैबोरेशन चाहिए हमें गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज के साथ और कंज्यूमर्स के साथ, सो वी कैन एलिमिनेट दिस वन। द शेयर अबेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज, शेयर अबेंडेंस तो होगा ही नहीं बेटा। अगर शेयर अबेंडेंस होगा तो फिर हमें रिन्यूएबल की तरफ जाने की ज़रूरत ही क्यों होगी? कहीं ना कहीं वो लिमिटेड है, इसलिए हम रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। According to the passage, what is essential for a successful transition to renewable energy? ठीक है, तो renewable energy की तरफ अगर हमें सक्सेसफुली ट्रांजिशन करना है तो क्या ज़रूरत है? एक बार फटाफट चारों ऑप्शंस पढ़िए। द फोर ऑप्शन सेज कोलैबोरेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। क्या ये दिया हुआ पैसेज में? बताइए। यस, दिया हुआ है। कहाँ दिया है? अभी हमने पढ़ा एकदम एंड में दिया हुआ था कि हमें गवर्नमेंट और कहाँ कहाँ पे बोलता है, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स के बीच में एक एक कोलैबोरेशन की जरूरत है। सो यस, सेकंड वाले का आंसर शुड बी ए, द कोलैबोरेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। आई जस्ट टेल यू, आप एक बार कम टुवर्ड्स द ending of the passage. See, the future of energy will likely depend on collaboration between government, industries and consumer to foster innovation and implement sustainable practice. This is giving your answer of question number 2. According to the passage, what is essential for successful transition to renewable energy? This should be option number A. Why option number A? Because
towards the end of the passage, as a conclusion, it is given that there should be a good collaboration among the various stakeholders, जिसमें कि आपके गवर्नमेंट आ रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है, एंड कंज्यूमर्स आ रहे हैं. ठीक है, देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस गलत क्यों. इंक्रीज्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, दिस इज एक्चुअली the opposite of what the entire passage is arguing about. पैसेज तो ये बोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल कम हो रहा है इसलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है. इंक्रीज फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन होगा तो फिर हमें जरूरत ही क्या है रिन्यूएबल की तरफ ट्रांजिशन करने की. तो ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गया या बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया पैसेज से. ओवर रिलायंस ऑन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, कैन एनीवन टेल मी. दिस इज सी, ये एक तरह का हमें सक्सेसफुल ट्रांजिशन की हम बात करें. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल ट्रांजिशन. सो ये कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन होगा ना, सक्सेसफुल ट्रांजिशन. बट व्हेन आई से ओवर रिलायंस ऑन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ बैरियर, नॉट अ सोल्यूशन. सो हेंस दिस कैन बी एलिमिनेटेड. एलिमिनेटिंग ऑल गवर्नमेंट रेगुलेशन, अगेन हम सारे के सारे गवर्नमेंट रेगुलेशन को एलिमिनेट करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड बोला गया कि गवर्नमेंट कोलैबोरेशन जरूरत है, इसलिए हम इसको दोबारा से एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, चलिए एक बार थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. Why is the transition to renewable energy described as becoming economically viable? ठीक है, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो ट्रांजेक्शन जहाँ हो रहा है तो ये इकोनॉमिकली वायबल कैसे है. चलिए एक बार सारे ऑप्शंस देखते हैं. बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव. डू यू थिंक दिस शुड बी द आंसर. बेटा फॉसिल फ्यूल एक्सपेंसिव है या नहीं है. पैसेज में बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी की प्राइस कम हो रहा है, लेकिन पैसेज में ये कहीं भी नहीं बोला कि फॉसिल फ्यूल एक्सपेंसिव है. ऑलराइट, देखिए जब एक चीज दी हुई है ना कि एक चीज का प्राइस कम है, तो हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि दूसरे का ज्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक्सप्लिसिटली बोला फॉसिल फ्यूल्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव एंड दिस इज नोवेयर स्टेटेड इन द पैसेज, हेंस वी कैन एलिमिनेट दिस वन. ओके, बिकॉज इट इज नोवेयर स्टेटेड इन द पैसेज, सो वी कैन एलिमिनेट दिस वन. ऑलराइट, ड्यू टू द डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज. क्या ये लग रहा है पैसेज? यस डेफिनेटली, क्योंकि ये पैसेज में डायरेक्टली स्टेटेड भी है कि पैसेज डायरेक्टली स्टेट्स दैट फॉलिंग रिन्यूएबल कॉस्ट मेक द शिफ्ट वायबल. डू यू वांट मी टू show it to you in the passage? Let me just show it. किसी को मिला? कहाँ गया? फॉलिंग कॉस्ट लिखा था ना कहीं. हाँ ये रहा. As the cost of renewable technologies continue to decrease. So this is directly mentioned. Okay, so as the cost of renewable technology continue to decrease, this is directly mentioned in the passage. So we can go with this one. All right. Okay, third के एक बार बाकी सारे options भी देख लेते हैं. Just to make it clear, because fossil fuels are becoming more expensive, so this is not given in the passage. This is definitely a correct answer due to the decrease in cost of renewable technology due to government subsidies on fossil fuel. बेटा देखो, गवर्नमेंट सब्सिडी फॉसिल फ्यूल पे क्यों देगा जब जो चीज़ खत्म हो रही है, जो हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम है, और हम पैसेज में बोल रहे हैं कि इसका हमें दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज करना चाहिए, तो जो चीज़ कम है उसके ऊपर सब्सिडीज क्यों देगा. सो दिस इज कंप्लीटली इलॉजिकल एंड दिस इज गोइंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द पैसेज. सो दिस इज डेफिनेटली आउट. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर लेस रिलायबल. देखो, renewable energy sources are less reliable. This could be a challenge, this can be seen as a challenge, but ये जो क्वेश्चन में पूछा गया ना कि why this is becoming economically viable, this is not an answer of what has been asked in the question, so we can eliminate this one as well. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. What does the term intermittent nature refer टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, सो जैसे अभी मैंने बताया था कि इंटरमिटेंट नेचर का मतलब होता है जो चीज़ हमें लगातार नहीं मिलती, जो चीज़ हमें रुक रुक कर मिलती है या डिपेंड करता है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे तब मिलती है. तो आप देखो चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको बता रहा है कि हाँ रुक रुक के मिलेगी या पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर ये डिपेंडेंट होगी. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. Option number 4 directly states that it depends on the variability in energy production due to weather condition. तो weather की condition के ऊपर depend करेगा कि आपको ये कब मिलेगी. धूप है तो solar energy मिलेगी, हवा बहुत चलेगी तो wind energy मिलेगी. So that's why we'll go with option number D. एक बार बाकी सारे options देख लो वो क्यों गलत है. Their ability to provide consistent energy supply. बेटा consistent is opposite of intermittent, तो इसको हम negate कर देंगे. Their integration into existing infrastructure for production. This answer is not
दिस ऑप्शन इज नॉट आंसरिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड. क्वेश्चन हमने पूछा इंटरमिटेंट नेचर के बारे में, तो हमारा आंसर भी उसके रिलेटेड होना चाहिए. ऑप्शन बी इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट. Their complete dependency on fossil fuel for energy. Now, why this option is wrong? Option number C, because renewable are independent source. They are not dependent about anything. Okay, so even this can move out. All right, question number 5 आते हैं. Which of the following best describe the tone of the passage? जब भी tone of the passage के क्वेश्चन आते हैं, एक बार चारों टोन्स को ना थोड़ा सा एनालाइज कर लिया करो. सबसे पहला रहा है स्केप्टिकल. स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउट शो करना. क्या यहाँ ऑथर ने किसी भी चीज के लिए डाउट शो करा? अपना डाउट तो कहीं उसने शो ही नहीं करा, तो स्केप्टिकल होगा नहीं. ओके. डिसमिसिव क्या होता है? डाउट नहीं शो करा. इनफैक्ट यहाँ पे ऑथर ने एक अपना एक स्टैंस लिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी ज़रूरी है. रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है वो. डिसमिसिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को इस लायक नहीं समझते कि उसके बारे में बात की जाए, ये होता है बीइंग डिसमिसिव. when you think that someone is not worth of even being spoken of, that is dismissive. यहाँ ऑथर रिन्यूएबल एनर्जी के को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और ऑथर बोल रहा है कि इसको हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. हालांकि जो चैलेंजेस है उसके बारे में भी ऑथर ने यहाँ पे बात करी है. ठीक है. सो एंड ऑथर हैज़ टेकन द इशू वेरी सीरियसली. ऑथर इज नॉट इनडिफरेंट टुवर्ड्स दिस थिंग. सो दिस इज नॉट डिसमिसिव. येस, द करेक्ट आंसर इज बैलेंस्ड. नाउ व्हाई द करेक्ट आंसर इज बैलेंस्ड? बिकॉज ऑथर ने जहाँ एक तरफ इसकी इंपॉर्टेंस बताई है, वहीं दूसरी तरफ इसमें जो जो चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में भी बात की है. सो ऑथर ने एक बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच रखा है. इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई है और इसके चैलेंजेस के बारे में भी बात की है. सो दिस इज बैलेंस. इनडिफरेंट तो डेफिनेटली ऑथर यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, तो विल नॉट गो विद इनडिफरेंट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, so these are the 5 questions of first passage. Now we'll go to passage number 2. All right, students. So coming to the second passage of the paper. So I'm giving you a minute. Just read the second passage and then we can go on to the question answers. I hope this much is fair. Yeah, chaliye. Just read the passage so that you also have an idea about the passage, and then we can go to the question answers. साइड बाय साइड मैं आपको बताती भी जाती हूँ कि इस पैसेज में क्या बात हो रही है. इस पैसेज में जो ऑक्सीजन लेवल डिक्लाइन हो रहा है ओशंस में, जिसको हम हिपोक्सिया बोलते हैं, और कैसे वो मरीन लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, उसके बारे में बात हो रही है. when you're reading the passage now, see I'm explaining you the passage, so while reading the passage and while I'm explaining simultaneously, it can it can make an obstruction to your reading. so passage को pause करके एक बार पढ़ लिया करो, फिर बाद में मैं explain तो कर ही रही हूँ. ठीक है. ऑल राइट. तो इसमें डिक्लाइनिंग ऑक्सीजन लेवल की बात हो रही है, जिसको ओशंस में जिसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, विच इज़ डेफिनेटली थ्रेटनिंग द मरीन लाइफ. ठीक है. तो जो देखिए जो फिश होती हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऐसे बहुत सारे हाइपोक्सिक जोन्स हैं जिनको डेड जोन्स बोला जाता है. ठीक है. यहाँ पे एक वर्ड एक टर्म यूज हुई है, डेड जोन. सो डेड जोन का क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे रीजन्स जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, hypoxia region, they are called dead zones. ठीक है. तो they occur naturally. Hypoxia in coastal areas and inland water is caused mainly by agriculture runoff and by discharge of industrial waste. तो ये ओशंस में ऑक्सीजन खत्म क्यों हो रहा है? ओशन में ऑक्सीजन खत्म होने के 2 कारण है, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर. ये 2 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. उसके बाद मोर देन 100 परमानेंट डेड जोन्स, मैनी कवरिंग थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर माइल्स, एग्जिस्ट वर्ल्ड वाइड टूडेज. मतलब ये डेड जोन्स बहुत सारे हैं, जितने भी ओशंस हैं हर जगह ये डेड जोन्स हैं. सिंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी स्पीशीज. इसका मतलब समझिए इस लाइन का कि कोई भी स्पीशीज़ है वो सस्टेन तभी करेगी जब उसमें रिप्रोडक्शन होगा. ठीक है. लेकिन अगर डेड जोन बन रहे हैं तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो वो इसीलिए फिशेस की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है. ओके. The extent of this threat to marine life and genetic diversity can hardly be overstated. After several months in hypoxic water, अब देखिए बहुत टाइम तक जब एक फिश हाइपोक्सिक वाटर में रहती है तो क्या होता है, इसका इम्पैक्ट अब बताया जा रहा है. फीमेल फिश प्रोड्यूस फ्यूअर एग. तो जो फीमेल फिश होती है उसका रिप्रोडक्शन में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है. कैसे पड़ता है? वो फ्यूअर एग्स देती है. मोर ओवर हाइपोक्सिक कंडीशन सर्व टू ऑल्टर द नॉर्मल रेशियो बिटवीन 2 पर्टिकुलर हार्मोन मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द एम्ब्रॉनिक स्टेज व्हेन अ फिश जेंडर इज डिटरमाइंड.
तो जब फिश का जेंडर डिटरमाइन किया जाता है तो उस वाले स्टेज पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ साइंटिफिकली बताया गया है, उसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड एंड अंडर दीज कंडीशन द मदर प्रोड्यूसेस मोर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है, जो मदर है वो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है और लेस एस्ट्राडियोल, ठीक है। तो ज़्यादा ये प्रोड्यूस कर रही है मदर और कम ये प्रोड्यूस कर रही है। तो अभी ये क्या है हमें नहीं पता, आगे समझ आएगा। विच इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, उस टाइम पे ये वाले जो हार्मोन्स हैं ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट कम हो जाता है या रुक जाता है, ठीक है। and other female characteristics in the embryo while promoting the development of male trait। तो इस टाइम पर मेल ज़्यादा डेवलप होता है, मेल ट्रेट ज़्यादा डेवलप होते हैं, फीमेल ट्रेट कम डेवलप होते हैं। अब क्योंकि फीमेल ट्रेट कम डेवलप होंगे, मेल ज़्यादा डेवलप होंगे, तो आगे जाके फीमेल ही दूसरा रिप्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करेगी। अब फीमेल अगर होंगी ही नहीं ज़्यादा तो आप जो भी ये फिश की जो पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी, बिकॉज फीमेल्स है ही नहीं। The implication of declining oxygen level extend beyond individual species to entire ecosystem। तो यहाँ पे देखिए कि एक species को impact नहीं कर रहा है, ये पूरे के पूरे ecosystem को impact कर रहा है। Marine biodiversity is at risk as species cannot adapt to hypoxic condition may face extinction। तो जो species इसको adapt नहीं कर पाती वो extinct हो जाएंगी, leading to a cascade of effects throughout the food web। Predators may struggle to find adequate prey, while other marine organisms such as coral reef, which rely on healthy fish population for symbiotic relationship, may also deteriorate। तो इसमें coral reefs भी खत्म हो जाएंगे। Okay, they will also deteriorate। The loss of biodiversity can disrupt ecosystem services that are essential for human communities including fisheries, tourism and coastal protection। तो ultimately इन सब चीज़ों पर भी इसका impact पड़ेगा। So this passage is talking about the hypoxic zones, जिसको हम dead zone भी बोलते हैं, and how the fish population is dropping because of them। It is talking about let me just show you the passage। एक बार आप तब तक आप इसको एक नज़र मारते रहिए, then we'll go to the questions। देखिए पैसेज का बहुत अच्छे से एक बार समझ आ जाएगा ना, तो व्हाट हैपेंस इज इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, फिर हमें हर क्वेश्चन के लिए वी नीड नॉट गो बैक टू द पैसेज अगेन एंड अगेन। एक बार अच्छे से समझ लो एंड देन एक झटके में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, जो नेचुरल डेड जोन्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है कि वो क्यों बनते जा रहे हैं डेड जोन्स, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा ख़राब हो गई है। बहुत सारे ओवर 100 डेड जोन्स वर्ल्ड वाइड हैं, ठीक है। बहुत, तो उनसे बहुत सामा वेरी लार्ज। फिर आगे बोला गया है कि हिपोक्सिया जो है वो फीमेल का फिश रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही चेंज कर देती है, क्योंकि उसमें सबसे पहले तो जो फीमेल है वो कम एग्स देती है, फिर सेकेंडली उसमें टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, एस्ट्राडियोल कम होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनहिबिट हो जाता है और मेल ट्रेट ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से एक्सटेंशन की तरफ वो वाली पर्टिकुलर जनरेशन चली जाती है। देन इसकी वजह से ये जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीशीज़ पे नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे मरीन बायोडाइवर्सिटी पे इसका रिस्क है, एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली डिस्टर्बिंग द फूड चेन एंड इकोसिस्टम एज वेल। Coral reef or other species relying on fish are also endangered, and finally it is impacting humans as well, because कहीं ना कहीं फिशरी है, टूरिज्म है, कोस्टल प्रोटेक्शन है, ये सब भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ डज हिपोक्सिया अफेक्ट फीमेल फिश रिप्रोडक्शन। अभी हमने पढ़ा, बहुत इजी है इसका आंसर, देखते ही सबको समझ आ जाना चाहिए, हमें दोबारा से पैसेज पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। येस, इट डिक्रीजेज द एग प्रोडक्शन, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज डेफिनेटली डिक्रीजेज द एग प्रोडक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। What term is used in the passage to describe area with significantly low level of oxygen? तो उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, लेकिन हाइपोक्सिया जहाँ बहुत कम ऑक्सीजन है उसको क्या बोलते हैं? Go back to the passage and tell me। I am not going back to the passage, you should go back and tell me that yes it is dead zone ma'am। yes, उसको हम dead zone बोलते हैं। कितने लोगों को समझ आ गया ये dead zone ही है?
Yes, the correct answer here would be dead zone. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं. What is question number 8? What effect do altered hormone level during gestation have on fish embryo in hypoxic condition? मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना, जो अल्टर्ड हार्मोन लेवल में क्या होता है, एक बढ़ जाता है और एक कम हो जाता है. मैंने एक्सप्लेन किया था. अब वो एक बढ़ने और एक कम होने का इम्पैक्ट क्या हो रहा था कि फिश के अंदर जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव चीज़ें हैं ना, इनके प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इट इज़ अ बैरियर एंड मेल ट्रेट्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस वजह से वो एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है. तो व्हाट इज ऑल्टरिंग, फीमेल कम हो रही है और मेल ज़्यादा हो रहे हैं. अब देखो कौन सा ऑप्शन है. अगर पैसेज समझ आ गया है तो ऑप्शन को देखते ही समझ आ जाना चाहिए व्हाट शुड बी द आंसर. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 8. दे इनहिबिट फीमेल ट्रेट एंड प्रमोट मेल ट्रेट. एग्जैक्टली ये दिया हुआ है पैसेज में, बाकी कुछ भी यहाँ पे सही नहीं होगा. ठीक है. अगर मैं ये बोलूँ दे प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ट्रेट, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है. दिस इज नॉट बीइंग सेड. ठीक है. सेकंड इज दे कॉज ऑल एम्ब्रियो टू बिकम hermaphrodites. दिस इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड. दिस इज एन आउटसाइड इन्फॉर्मेशन नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज. दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ये गलत है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सॉरी, जेंडर डिटर्मिनेशन में इम्पैक्ट होता है. मेल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल कम प्रोड्यूस होती हैं. सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 8 हियर. ऑल राइट. Coming to next question, what broader ecological impact does declining oxygen levels have as mentioned in the passage? Okay, अब इसके जरा हम ऑप्शंस देखते हैं. ठीक है. ब्रॉडर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात हो रही है. ठीक है. इंक्रीज इन हाइपोक्सिक फिश पॉपुलेशन. कैन दिस बी योर आंसर? इफ यस, इफ नॉट, व्हाई? देखिए, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन डिक्लाइनिंग ऑक्सीजन. ठीक है. जब ऑक्सीजन डिक्लाइन हो रहा है, जब हम ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो उस टाइम पे जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा वो फिश की पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं करेगा, वो डिक्रीज करेगा. तो ये आंसर आपका एलिमिनेट हो गया. एनरिचमेंट ऑफ कोरल रीफ, नहीं, कोरल रीफ भी इन डेंजर है, लास्ट में दिया हुआ है. डिसरप्शन ऑफ एंटायर, देखिए ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए. अब ये दोनों में आई थिंक कंफ्यूजन होगी. डिसरप्शन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम या डिग्रेडेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी. दोनों आंसर आपको सही लग रहे होंगे, या काफ़ी बच्चे होंगे जो इन दोनों में से कंफ्यूज होने के मैम ये क्यों लेंगे और इसको क्यों छोड़ेंगे. लेट मी गिव यू अ गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है. द क्वेश्चन इज आस्किंग ब्रॉडर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट. ब्रॉडर पूछा गया है, तो जब आपका आंसर क्वेश्चन में ही पूछा गया है ब्रॉडर, तो आप उसका आंसर नैरोअर नहीं देंगे. राइट. अब यहाँ पे जो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक नैरो है, एक ब्रॉड है. आप देखो, आपको खुद पता चल जाएगा. ये यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा नैरो ऑप्शन, है ना, इसलिए हम इसको निकाल देंगे. एंड डिसरप्शन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम, ये है हमारा ब्रॉडर ऑप्शन. तो हम इसको अपना करेक्ट आंसर लेंगे, बिकॉज इसमें मरीन बायोडाइवर्सिटी के अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो लास्ट में टूरिज्म एंड दिस दैट एंड ऑल की बात करी गई है ना. सो वी कैन नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू मरीन बायोडाइवर्सिटी. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई विल गो विद ऑप्शन नंबर सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. व्हाई इज रिप्रोडक्टिव सक्सेस क्रिटिकल फॉर एनी स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज. चलो, इसका आंसर इनका सारे ऑप्शंस देखो, मुझे बताओ. देखिए, पहले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो. पूछा क्या गया. रिप्रोडक्टिव सक्सेस यानी द वे रिप्रोडक्शन इज डन, ये ज़रूरी क्यों है किसी भी स्पीशीज़ के लिए इस पैसेज के अकॉर्डिंगली. अगर मैं इन जनरल भी बात करूँ ना, तो भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं. अगर हम इस पैसेज के अकॉर्डिंगली ना जाए, मैं इन जनरल भी बात करती हूँ. इट इंश्योर्स कंटिन्यूएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट डिटरमाइन द फिजिकल ट्रेट ऑफ स्पीशीज, इट अफेक्ट्स द फीडिंग हैबिट ऑफ द स्पीशीज, इट इन्फ्लुएंसेस द इंक्रीजेज ऑफ हैबिटाइट साइज. चलिए, मुझे बताइए, एक बार सारे ऑप्शन पढ़ो एंड टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. Yes, the correct answer is A. It ensures the continuation, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूएशन की. जेनेटिक डाइवर्सिटी के कंटिन्यूएशन होता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस से. अब ये क्यों होता है, इसको यू वांट मी टू गो बैक टू द पैसेज एंड एक्सप्लेन कि कहाँ पे इसका आंसर है. दिस आंसर इज गिवन. लेट मी जस्ट ओके क्विकली गो बैक टू द पैसेज सो दैट आई कैन शो यू कि कहाँ पर है इसका आंसर. देखिए, रिप्रोडक्टिव सक्सेस की बात कहाँ पर हुई है. फाइन, क्विकली फाइंड आउट. यहाँ से देखो, सिंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी स्पेशीज, द एक्सटेंट of this threat to marine life and genetic diversity can hardly be overstated after several months. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, you will get your answer from here. All right, now go back to the passage and go back to the question and see.
It ensures the continuation of genetic. A minute. हाँ. This should be your correct answer. It ensures the continuation of genetic diversity should be your correct answer, because the passage directly says that reproductive success most critical factor in sustainability, थ्रेट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है सस्टेनेबिलिटी में, और कहीं ना कहीं अगर रिप्रोडक्शन सक्सेस नहीं है तो दिस इज अ थ्रेट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी एज वेल. सो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए. बाकी सारे क्यों है गलत वो भी बता देते हो फटाफट. इट डिटरमाइंस द फिजिकल ट्रेट ऑफ द स्पीशीज. फिजिकल ट्रेट की कहीं पे भी बात नहीं हो रही है. ठीक है. इट अफेक्ट्स द फीडिंग हैबिट ऑफ द स्पीशीज. अगर मैं फीडिंग हैबिट की बात करती हूँ तो दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली इररेलेवेंट. दिस इज नॉट बीइंग स्टेटेड एनीवेयर इन द पैसेज. इट इन्फ्लुएंसेस द इंक्रीज इन हैबिटेट साइज. हैबिटेट साइज की भी हम कहीं पे भी बात नहीं कर रहे हैं, सो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन एज वेल. नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन ऑफ हाइपोक्सिया इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज. ठीक है, तो कौन सा मेंशन नहीं है. अभी हमने पूरा पैसेज पढ़ा. आई नीड नॉट गो बैक टू द पैसेज. एक बार ऑप्शंस पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा किसकी बात हुई है किसकी बात नहीं हुई है. परमानेंट लॉस ऑफ फिश पॉपुलेशन इन अफेक्टेड एरियाज, यस इसकी बात हुई है डेफिनेटली. चेंजेस इन द जेंडर रेशियो ऑफ फिश पॉपुलेशन, इसकी भी बात हुई है. इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन अमंग फिश स्पीशीज, कहीं पे भी कॉम्पिटिशन की बात नहीं हुई है. डिक्लाइन इन इकोसिस्टम सर्विस सच एज फिशरीज एंड टूरिज्म, इसकी भी टुवर्ड्स द एंड ऑथर ने इसको मेंशन किया है. सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. In the context of the passage, which of the following best characterize the term sustainability? तो हमें sustainability को mention करना है कि passage के context के हिसाब से sustainability कौन सा option को resonate करेगा. चलिए बताइए. Option A says maintaining current fish population at all cost including government initiative. Can this be your answer? ये देखिए, इसको हम eliminate इसलिए कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की कहीं पे भी बात नहीं हुई है. सो दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन बिकॉज दैट हैज बीन नॉट स्टेटेड इन द पैसेज एनीवेयर. ऑप्शन बी बोलता है ensuring the reproductive success of marine species for future generation. yes definitely. सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही क्या है कि हमें इस चीज़ को सस्टेन करवा के रखना है आगे के लिए. तो वो सस्टेन कैसे होगा? जब रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगा. किसका? मरीन स्पीशीज का. क्यों? फ्यूचर की जनरेशंस के लिए. सो दिस डेफिनेटली इज योर करेक्ट आंसर. फोकसिंग सोलली, देखो सोलली वोलली वाले जो आंसर्स होते हैं ना बेटा, हमेशा एलिमिनेशन में देख लिया करो एक बार. सोलली, मोस्ट, ऑलवेज, नन, ये सारे एक बार एलिमिनेशन में देख लिया करो. फोकसिंग सोलली ऑन इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम मरीन रिसोर्सेज. तो पैसेज इज नो वे टॉकिंग कि हमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है. प्रायोरिटाइजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओवर एनवायरमेंटल हेल्थ, दिस इज अगेन not being not going with the passages. It is not at all resonating with the passage. So the correct answer of this one would be option number B. I hope passage number 2 के भी सारे questions आपको समझ आ गए हैं. Now let's go to the third passage. All right, so let's start with the third passage. So third passage जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है. ये थोड़ा नहीं, काफ़ी डिफरेंट है. मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक आपने इस टाइप का कोई पैसेज नहीं देखा होगा. सो इस पैसेज में बेसिकली देयर इज अ डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ बुक डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स बाय 3 डिफरेंट ऑथर्स. उनकी समरी है, बुक डिस्क्रिप्शन है, छोटा सा उसको समराइज करके दिया हुआ है. एंड देन देयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज डिस्क्रिप्शंस. तो पहले आप एक बार ये डिस्क्रिप्शंस पढ़ लीजिए एंड देन विल गो टू दी क्वेश्चन आंसर्स. ऑलराइट, सो just take a minute and read the descriptions क्या जो दिया हुआ है यहाँ पे. meanwhile I'll also help you out with the description. all right, so let us start with the first book. The first book is called The Politics of Change. Okay, we are talking about this book, The Politics of Change by Dr. Emily Harper. So basically what she does in her book is she studies how social movement impact the policy reforms, and she uses some case studies to show the role of grassroots groups, protest and advocacy in shaping public opinion and influencing lawmaker. Moreover, if you move ahead, she also highlights the strategies like coalition building, media engagement and digital platform that help movement succeed. She also explains the challenges movement face in today's complex political environment. So this is all what we see in this description. Let us move to the book number 2, which is the change in politics. Now this is written by veteran journalist Mark Stevens. Now what he says is he basically focus on the shift
political landscape, you know, the shifting of political landscape in 21st century. तो political landscape किस तरह से change हो रहा है, shift हो रहा है 21st century में, यहाँ पे उसकी बात हो रही है. हाँ, आगे अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपको जो मेजर चीज़ें हैं, ही इज़ बेसिकली एग्जामिनिंग क्या क्या मेजर चीज़ें उन्होंने एग्जामिन करी हैं, दैट इज़ इलेक्शंस, एमर्जिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड द रोल ऑफ सोशल मीडिया. इन सब चीज़ों पे ये फोकस करा है इनके ऑथर ने, द वेटरन जर्नलिस्ट मार्क स्टीवंस ने. ही हैज़ फोकस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड देन ही इज़ ऑल्सो मूविंग टू, ही आर्ग्यूज दैट टेक्नोलॉजी एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट्स आर ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिटिकल engagement and voter behavior. Moving on, it is based on interviews with political leaders, campaign strategies and everyday voters. It finds that urban political discourse is being reshaped by these changes, and it also highlights the importance of social movement like Me Too and the Black Lives Matter. तो इनके बारे में भी यहाँ पे नीचे बात हुई है. I'll just थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आप इसको पूरा पढ़ लो. सो मी टू मूवमेंट के बारे में बात हुई है, ब्लैक लाइव्स के बारे में बात हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है. एंड देन फाइनली दिस बुक ऑल्सो शोज हाउ दीज फोर्सेज आर डिस्टरप्टिंग ट्रेडिशनल नरेटिव्स एंड चैलेंजिंग कन्वेंशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. सो दिस इज व्हाट हैज बीन स्पोकन इन द सेकंड बुक. थर्ड बुक पे आते हैं. दिस इज बाय डॉक्टर अनिका पटेल. शी इज एन इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर. नाउ हर फोकस, द फोकस ऑफ दिस बुक इज बेसिकली अ ग्लोबल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल चेंज अक्रॉस रीजन. इसमें बात हो रही है जिसमें द की ड्राइवर्स ऑफ political transition are economic upheaval, cultural movements and shifts, and globalization and international influences. जो main argument है हमारी तीसरी बुक का, that is global politics, how it is interconnected and local changes often have far-reaching effects. इसके बारे में इन्होंने बात करी है डॉक्टर अनिका पटेल ने. ठीक है, कुछ केस स्टडीज़ हैं इस बुक में. फॉर एग्जाम्पल अरब स्प्रिंग्स हैं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन लैटिन अमेरिका है, द शिफ्ट्स इन पावर इन एशिया है. ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात करी गई हैं हमारे बुक नंबर 3 में. इनके अलावा the contribution of the book provides insight to the complexities of political evolution in today's rapidly changing world. So the purpose of this book is basically it serves as a vital resource for understanding global political transitions. तो जितने भी global political transitions हैं उनको समझने इस बुक से काफ़ी ईजी हो जाएगा. तो आप एक बार इसको और अच्छे से समझ लेना. आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ रिव्यू. अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर. लेट अस सी इसके क्वेश्चन आंसर्स किस टाइप के आते हैं. बेटा ये एक पैसेज नहीं है, ये 3 अलग अलग बुक की समरीज हैं, 3 अलग अलग बुक का डिस्क्रिप्शन है. तो आपको इसमें थोड़ा सा विजिलेंटली आंसर करना पड़ेगा. कैसे हमें इसमें क्या करना है, जब भी जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको ये ध्यान रखना है कि वो किस बुक को रेफर कर रहा है या किस ऑथर को रेफर कर रहा है, और आपको इसका आंसर वहीं से मिलेगा. तो जैसे हम ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं. जैसे जो पैराग्राफ होते हैं पैसेज के अलग अलग, तो उसमें बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू फोर्थ पैराग्राफ. तो सिमिलरली इस वाले बुक में भी, इस वाले पैसेज में भी ऐसे ही है. वन पैसेज इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट डिस्क्रिप्शन एंड देन योर क्वेश्चन वुड बी based on any book. Okay, based on any book. So let us see the first question. In the politics of change, यानी कौन सी बुक की बात कर रहे हैं हम, डॉक्टर एमिली हार्पर वाली कौन सी बुक थी? Yes, that was the first book. तो जो politics of change by डॉक्टर एमिली हार्पर analyzes various grassroots movements. Which of the following factor does she most likely attribute to the success of these movements? तो you can go back to the book description by डॉक्टर एमिली हार्पर and उसमें once you go you will find out के किसके बारे में बात है. द यूज ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया ओवर सोशल मीडिया. कैन वी टेक दिस एज ए आंसर? द यूज ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया ओवर सोशल मीडिया. सी, हम इसको एलिमिनेट इसलिए करेंगे बिकॉज डॉक्टर एमिली ने मल्टीमीडिया को फोकस किया है. डॉक्टर एमिली ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करी है. सो वी कैन नॉट से दैट शी इज टॉकिंग ओनली अबाउट ट्रेडिशनल मीडिया. सो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन. ऑप्शन बी सेज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच मूवमेंट्स एमर्जेंस. दिस इज important. I do say this is an important thing, but the historical context is not highlighted anywhere in the passage in the book, so we can eliminate this as well. Next is the ability to engage a broad coalition of stakeholders. This is given in the passage. You can go back to the book. There is a reference lines which says that Harper emphasizes coalition building, media engagement and digital platform. You can go back and you will find this. ठीक है, coalition building, media enterprises, media engagement and digital platform को Harper ने emphasize किया है. So we can definitely go on this one. And the lack of governmental opposition, we can eliminate this one also because this is nowhere discussed in the passage. So the correct answer of question 13 would be option C. Next question, what major factors does Mark Steven discuss in the change in politics regarding the evolution of political
पॉलिटिकल एंगेजमेंट। नाउ ये हमें आंसर मिलेगा अपनी सेकंड बुक से। द सेकंड बुक वाज बाय द वेटरन जर्नलिस्ट मार्क स्टीवन। तो क्वेश्चन को समझो, क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मेजर फैक्टर दैट मार्क स्टीवन डिस्कस इन, तो मेजर फैक्टर क्या डिस्कस किए हैं इस वाली बुक में रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट। ठीक है, तो एक बार इफ यू वांट आई कैन गो बैक टू द बुक, हम सेकंड वाले बुक पे चलते हैं वापस से। तो एवोल्यूशन ऑफ, here is the book. चलिए, just take a minute, go just read this once again. So basically what is being asked here is what major factor does Mark Steven discuss in change in politics. ठीक है, तो यहाँ पे what should be the correct answer? देखिए, let us see all the options. Regarding the evolution of political engagement, हम evolution of political engagement की जब बात करते हैं तो option A says, let us go back to the question number 14 now. Here your option A says historical events and their consequences. तो बेटा historical events वहाँ पे discuss नहीं किए गए हैं, so we can eliminate these options. Option B says the role of technology and demographic changes. Definitely role of technology and demographic changes की बात हुई है। जब आप passage वहाँ पे वापस से book में जाओगे, you will see it focuses on social media and demographic that transform the voter behavior. Go back to the passage, you will find this. ठीक है, मैं बार बार बेटा it is difficult कि मैं बार बार passage पे जाऊँ, then I'll come back because it will take a lot of time then, and then eventually जो हमारी हमें एक सवा घंटे में जो वीडियो खत्म करनी है, it will go to almost 2-3 hours. So that's the reason I'm not going back to the passage again and again. एक बार आप passage समझ लो, I'm giving the reference line, you can go back to the passage and refer to that reference line. ठीक है, all right. So option number B इसलिए है यहाँ पे correct answer because the passage definitely talks about social media and demographics which is transforming the voters behavior. Okay, because हम बात कर रहे हैं evolution of political engagement, तो हमें voter behavior को consider करना पड़ेगा. Option C says economic theories and their application. This is nowhere mentioned in that book, in the description that is given to us, and environmental issues is completely unrelated to what has been asked in the passage. Okay, हम बात कर रहे हैं political engagement की, तो उसमें environmental issues कहीं नहीं आएगा. So that's why we can eliminate this also. Okay, question number 15. In politics and change, a global perspective, what does Dr. Anika Patel emphasize? तो ये हम आप बात कर रहे हैं तीसरी वाली बुक की. ठीक है, तो वहाँ पे डॉक्टर अनिका पटेल किस क्या emphasize करती है? About influence of local political changes. तो local political changes को देखते हुए क्या डॉक्टर अनिका ने वहाँ पे emphasize किया है? Let us talk about that. All right. So question number 15 का first option है they have no impact on global politics. ठीक है बेटा, impact है पैसेज में, उसमें बोला गया impact है, so this is completely opposite, तो इसलिए हम इसको eliminate कर देंगे. Option B says that the broad implication of international relation, this is your correct answer. Why this is your correct answer? You can go back to the passage, you will find that she definitely stresses the interconnectedness and far reaching implications of local changes. So we can definitely take this one. ठीक है, far reaching मतलब definitely international relations की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, the interconnectedness and far reaching implication. So far reaching आ गया आपका international relations. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोलता है they only affect neighboring countries. अगेन यहाँ पे देख लो, ओनली अफेक्ट नेबरिंग कंट्री की अगर हम बात करें, दिस वुड बी टू नैरो. ठीक है, बिकॉज इसका ग्लोबल इंपैक्ट है, सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को फर्क नहीं पड़ रहा है. एंड फाइनली दे आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स. सी इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करी है, बट दे आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स कहीं नहीं बोला गया है. सो आई वुड से दिस ऑप्शन इज इनकम्प्लीट बिकॉज शी टॉक्स अबाउट कल्चर, शी टॉक्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन, शी इज टॉकिंग अबाउट मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स. ओके, सो दैट्स वाई वी कैन एलिमिनेट दिस एज वेल. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 15 वुड बी ऑप्शन बी. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16. ऑलराइट, 16, 17, 18 एक बार देख लेते हैं. चलिए, आई एम गिविंग यू 1 minute. 16, 17, 18 तीनों क्वेश्चन पढ़ो एंड गिव मी द करेक्ट आंसर क्विकली. Which of the following strategy does Dr. Emily Harper argue is essential for social movement to effectively influence policy reform in the politics of change? The correct answer here would be option C. Now, why option C? Let me quickly tell you. Which says utilizing digital platform for outreach. You go back to the passage, you will find out that Harper highlights digital platform to amplify voices. So that's why we'll go with option number C.
नाउ लेट अस सी व्हाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग. सी सोल, सोल जब भी आता है ना हमेशा यू शुड ऑलवेज, ये हमेशा एलिमिनेशन में चले ही जाता है ये वाला वर्ड, बेचारा वर्ड है बिल्कुल है ना. सोल, सोलली मीन्स सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है. सो ऑप्शन ए से सोल रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल मीडिया. तो डेफिनेटली यहाँ पे डॉक्टर एमिली ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया की बात नहीं करी है अपनी बुक में. शी हैज़ मेड अ गुड बैलेंस बिटवीन बिटवीन द डिजिटल मीडिया एज वेल. सो इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे. इंगेजिंग इन पब्लिक एपैथी, मूवमेंट डिपेंड्स. अब ये जितने भी मूवमेंट्स हैं ना ये पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट पे एक्चुअली डिपेंड होते हैं, पब्लिक के इंगेजमेंट पे डिपेंड होते हैं, पब्लिक की एपैथी पे डिपेंड नहीं होते हैं. पैसेज के अकॉर्डिंगली भी यही है, ठीक है. तो इसलिए हम इसको निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन लोकल इश्यूज. नहीं, उन्होंने ब्रॉडर कोलिशन की बात करी है, सिर्फ और सिर्फ लोकल इश्यूज की बात नहीं करी है. सो इसको भी हम निकाल देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डॉक्टर अनिका पटेल्स पॉलिटिक्स एंड चेंजेस, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर्स द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकल पॉलिटिक्स. विच आर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट लाइकली अ फोकस ऑफ हर एनालिसिस. तो हम उसके एनालिसिस का फोकस देख रहे हैं कि अगर a global perspective this explores the effect of globalization on local politics, तो उसका what is the focus of our analysis, ठीक है. so question number 17, the correct answer, see I told you to read it and give me the correct answer. How many of you say that the correct answer is D, which is the correct answer? The effectiveness of local movements in a globalized world. Now, why we would go with this answer? Because you will find out when you go back to the passage that she connects the local movement with global trend. It is important, उसने local movement को global trend के साथ connect किया है. You can go back to the passage. I am telling you, I am not going back to the passage again and again because that will take a lot of time, ठीक है. So she has actually connected local movement with globalized world, so that's why we can take this as an answer. बाकी आंसर्स गलत क्यों हैं वो देख लेते हैं. ऑप्शन ए सेज आइसोलेशन ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है. सो दिस इज, उसने हमेशा इंटरकनेक्टेडनेस पे फोकस किया है. सो दिस इज समवेयर गोइंग इन इन द कॉन्ट्रडिक्टरी डायरेक्शन. ऑप्शन बी सेज द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन लोकल गवर्नेंस. सो लग रहा होगा कि ये आंसर हो सकता है बट ये कहीं पे भी हाईलाइटेड नहीं है, सो वी कैन एलिमिनेट दिस वन एज वेल. एंड देन ऑप्शन नंबर सी सेज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड ऑन करंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. सी दिस इज, I would say that this is important, this is a good answer or this can be a confusing answer, but see, this is historically, this is significant, but this is not what has been asked in the question. Okay, this is not the focus of the passage, hence we can eliminate this as well. All right, चलिए आगे बढ़ें. In the change of politics, Mark Steven की बुक की बात हो रही है यहाँ पे. Highlights demographic shift as a transformative factor in politics. Which demographic change might he argue as the most significant influence on recent electoral outcomes, ठीक है. So question number 18 का जो correct answer है that is option B. Now why this is the correct answer? If you go back to the passage, you will get to know that he studies urban politics discourse shaped by demographic shifts. So that's why the increasing diversity of voters in urban area is the correct answer. Now why others are wrong? Option A says द एजिंग पॉपुलेशन इम्पैक्ट ऑन सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी. बेटा एजिंग पॉपुलेशन के बारे में तो कहीं पे भी बात नहीं हुई है इनकी बुक में, ठीक है. या जितनी हमें समरी मिली है वहाँ पे एटलीस्ट वी कैन से इट हैज़ नॉट बीन स्पोकन एनीवेयर, ठीक है. देन ऑप्शन सी से द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ रूरल पॉपुलेशन. दिस इज नॉट द central thing or the central idea, something that he argues has transformative factor in politics. तो मतलब कहीं ना कहीं जैसे हम किसी भी चीज़ का he argues has the most significant influence on recent electoral outcome. तो this is not the central thing or central theme जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है. Then next is option D says youth, the rise in youth voter participation in midterm election, ठीक है. Again this is not mentioned in the passage, so we can eliminate this one as well. All right, moving on to the next question. All right, so we have question number 19. See, there are so many questions based on these three book descriptions. Question number 19 says
In Politics and Change, a Global Perspective, Dr. Anika Patel emphasizes the interconnectedness of political system. According to the passage, which approach would Dr. Anika Patel be most likely to use to assess the impact of local changes on global politics? ठीक है, तो उनके बुक के हिसाब से which approach would Dr. Anika Patel be most likely to use to assess the impact of local changes on global politics? ठीक है, तो वो इनमें से कौन सी अप्रोच यूज करेंगी, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में. ऑलराइट, ऑप्शन ए सेज अ प्योरली इकोनॉमिक लेंस फोकसिंग ऑन ट्रेड रिलेशन. ठीक है, ये अप्रोच जो है ना प्योरली इकोनॉमिक लेंस, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नैरो अप्रोच है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. ऑप्शन बी सेज कल्चरल अप्रोच एग्जामिनिंग रिलीजन आइडेंटिटीज. नाउ कैन दिस बी माई करेक्ट आंसर? ये मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है, बट ये पार्शियली करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पूरा एनालिसिस नहीं है. हम पूछ रहे हैं मोस्ट लाइकली शी वुड यूज टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ लोकल चेंज ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स. A cultural approach examining regional identities. This could be partially correct. ठीक है, this could be partially correct, but this is somewhere not a full analysis, so we can eliminate this one as well. C says a systematic analysis of international relation theories. ठीक है, ये देखो ये किस तरह से बोला गया है, ये काफ़ी कंप्लीट आंसर लग रहा है. पैसेज में भी अगर आप वापस जाओगे, यू विल गेट टू नो दैट शी डेफिनेटली स्ट्रेसेस ऑन इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स. उसने बहुत इंटरकनेक्टेडनेस, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशंस, फार फ्लंग रिलेशन, इन सब पे इन्होंने बहुत फोकस किया है. सो डेफिनेटली वी कैन गो विद दिस ऑप्शन. अ सिस्टमिक एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज वुड बी अ करेक्ट आंसर हियर. Then question number 19, the option D, which says a narrative approach emphasizing personal stories of political figure. देखिए, personal stories of political figure, this cannot be, this is not scholarly approach, sort of, this is not an answer. ठीक है, a narrative approach emphasizing personal stories of political figure, ये एक बायोग्राफी जैसा लगेगा. ठीक है, सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी. हमें एक सिस्टमैटिक एनालिसिस चाहिए, वी डोंट वांट अ सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी, सो डेफिनेटली वी कैन एलिमिनेट दिस आंसर. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. In the change in politics, Mark Steven highlight the role of digital platform in political engagement. Which of the following outcome would he most likely argue is a direct consequence of increased digital engagement? तो direct हमें result चाहिए, direct consequence चाहिए of increased digital engagement का, according to book number 2. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं book number 2 की. ठीक है, चलिए. The first option says a decrease in overall voter turnout due to information overload. This is nowhere claimed in that summary, so we can eliminate this one. Option B says enhanced polarization among voters as a result of targeted content. लग रहा है ये आंसर होना चाहिए. Yes, this is your correct answer. Why this is the correct answer? You can go back to the passage and analyze. It has been clearly said that digital engagement reshape discourse. Okay, you can go back to the passage and you can validate this option B, because passage says digital engagement reshapes discourse. So this is somewhere likely polarization. So we can go with enhanced polarization among voter as a result of targeted content. Option C आपका बोलता है uniform political discourse after different demographic. So this is somewhere opposite of what has been said in the passage, because the passage speaks about the digital leads to fragmentation, and यहाँ पे बोल रहा है यूनिफॉर्म पॉलिटिकल डिस्कोर्स. तो ये कहीं ना कहीं पैसेज से उल्टा जा रहा है, तो हम इसको निकाल देंगे. देन आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, which says an increase in apathy as digital engagement replaces real world activism. This is definitely wrong option. Now why this is definitely no, because digital increases, not replaces activism. Okay, so we can again eliminate this option. आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. डॉक्टर अनिका पटेल्स पॉलिटिक्स एंड चेंजेस अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव पोजिट that local political movement are interconnected with global trend. Which of the following would best illustrate this relationship? All right, so now again we are talking about the third book, डॉक्टर अनिका पटेल की जो थर्ड बुक है.
A global perspective posits that local political movement are interconnected with global trend. Which of the following would best illustrate this relationship? किस relationship की बात कर रहे हैं? According to this book, a global perspective posits that local political movement are interconnected with global trend. तो बेसिकली देखो डॉक्टर अनिका ने यही बोला है कि कैसे हाउ लोकल पॉलिटिकल मूवमेंट दे आर इंटरकनेक्टेड विद लोकल ग्लोबल ट्रेंड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग विद बेस्ट इलस्ट्रेट दिस रिलेशनशिप? किसके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? लोकल एंड ग्लोबल की. ठीक है, लोकल एंड ग्लोबल की. सो 21 के ऑप्शंस को एक बार स्टडी कर लेते हैं. ऑप्शन ए सेज local protest against environmental policies influencing international climate agreement. This, do you think that this can be your correct answer? Yes, this is the correct answer. Now why this is the correct answer? Because somewhere in the passage we know how the local and global ripple effect जो भी बात हो रही है. So this answer is actually giving us a good resonation with the ripple effect of the local and global. Option B, C और D देख लेते हैं गलत क्यों है. Option B says national elections occurring independently of global economical conditions. Now this is completely opposite of what has been said in the passage. नेक्स्ट इज कल्चरल डिफरेंसेस लीडिंग टू आइसोलेटेड लोकल गवर्नमेंट विदाउट ग्लोबल. लेकिन आइसोलेटेड तो है ही नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं. कल्चरल डिफरेंसेस लीडिंग टू आइसोलेटेड लोकल मूवमेंट विदाउट ग्लोबल. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैज बीन गिवन इन द पैसेज. देन ऑप्शन डी सेज the presence of international influence in local government decision. This is also top down, not bottom up, so we can eliminate this one as well. All right, so yes, the correct answer would be local and global का जो ripple effect है वो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट आ जाओ लास्ट क्वेश्चन इस वाले पैसेज का, क्वेश्चन नंबर 22 विच सेज कंसिडरिंग डॉक्टर अनिका पटेल्स आर्गुमेंट इन पॉलिटिक्स चेंज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट समराइज हर पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ लोकल लीडर्स इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड. तो हमें इसका सॉर्ट ऑफ जैसा हम पैसेज के मेन आइडिया सेंट्रल आइडिया दिखाते हैं ना, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है. तो अगर आपको थर्ड पैसेज का मेन आइडिया या उस बुक का मेन आइडिया समझ आ गया होगा, सो यू कैन इजिली टेल व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर. ऑलराइट, चलिए ऑप्शन नंबर ए सेज local leaders are primarily responsible for maintaining national sovereignty. Now this is too narrow, we can eliminate this one. Option B says that they have limited influence on global issues and should focus on local governance also. अब limited influence जो है ये भी opposite जा रहा है, क्योंकि limited influence definitely नहीं है, इन्फ्लुएंस तो ज़्यादा ही है. देयर एक्शन कैन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस इंटरनेशनल पॉलिसी. येस, डेफिनेटली हमने रिपल इफेक्ट की बात करी है. किसके एक्शन? लोकल एंड ग्लोबल के जो एक्शन है वो एक डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंस करेंगे इंटरनेशनल पॉलिसी पे. वी कैन गो विद दिस वन. एंड पैसेज में डेफिनेटली इंटरकनेक्टेड की बात बहुत हो रही है कि हाउ लोकल चेंजेस हैव इम्पैक्ट द ग्लोबल लेवल. सो वी कैन गो विद दिस वन. एंड ऑप्शन डी सेज दे आर ऑफन ओवरलुक्ड इन फेवर ऑफ नेशनल लीडर्स इन ग्लोबल डिस्कशन. सो ओवरलुक किया जाता है या ये ओवरलुक हो जाते हैं, ये भी कहीं पैसेज में बात नहीं हुई है. सो आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज नाउ. ऑल राइट क्लास, सॉरी ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पैसेज पढ़िए. आई एम गिविंग यू अ मिनट, जस्ट गो थ्रू द नेक्स्ट पैसेज. यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. क्विकली थोड़ा सा ये पहले पढ़ लो, फिर मैं नीचे इसको स्क्रॉल कर दूंगी ताकि आप नेक्स्ट पढ़ लीजिए. एंड इन द मीन टाइम इवन आई विल एक्सप्लेन. आई होप यहाँ तक पढ़ लिया हो. द इंट्रिकेट वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेब ऑफ प्रिसीजन एंड इनोवेशन वेयर इवन द टाइनीस्ट कॉम्पोनेंट प्ले अ पिवोटल रोल. One such element often overlooked but crucial is the sub part. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो टाइनीस्ट पार्टिकल होता है ना, द सब पार्ट, एक सब पार्ट होता है, उसका भी सब पार्ट होता है, तो उसको हम जनरली ओवरलुक कर देते हैं. वेदर इट्स अ कारपेंटर फैशनिंग bespoke पीस ऑफ फर्नीचर और एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर डिजाइनिंग एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ व्हीकल. चाहे वो कोई कारपेंटर अपना कोई फर्नीचर का पीस बना रहा हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंजीनियर नेक्स्ट लेवल जनरेशन की कोई व्हीकल बना रहा हो, द क्रिएशन ऑफ सब पार्ट इज फंडामेंटल प्रोसेस that demands meticulous craftsmanship and cutting-edge technology. In the realm of woodworking, carpenters frequently work with sub part like dowel, screw and hinges. तो ये जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी चीज़ों बनने में जो छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं, डावल हो गया, स्क्रू हो गया, हिंजेस हो गया, उनकी बात हो रही है. चलिए अब आगे का आप पढ़िए, देन विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स. ऑल राइट. So basically this passage is talking about the importance of sub parts.
तो ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जैसे कि डावल हो गया, स्क्रू हो गया, हिंज हो गया, बॉल बेयरिंग हो गए, इनको हम जनरली ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ इन वेरियस इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने पहले वुड वर्किंग इंडस्ट्री की यहाँ पे बात करी है कि कारपेंटर जो छोटी छोटी चीज़ों पर रिलाई करते हैं वो कैसे इन्हांस होती हैं कैड और सीएनसी मशीन्स में। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करी गई है कि उसमें जो सब पार्ट यूज़ होते हैं जैसे कि बॉल बेयरिंग हो गया, हाउ दे आर क्रूशियल फॉर व्हील एंड ट्रांसमिशन मैन्युफैक्चर थ्रू फोर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट, मशीन एंड मॉडर्न मेथड्स लाइक लेजर कटिंग एंड 3D प्रिंटिंग। फिर टेक्नोलॉजी का रोल भी बीच में आया है, कैड एंड सीएनसी की बात हुई है, लेजर कटिंग एंड 3D प्रिंटिंग ब्रिंग अनपैरेलल एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, merging traditional craftsmanship with modern innovation. And finally it has given us a broader message that despite their small size, subparts are indispensable in achieving excellence in both furniture making and automotive engineering, symbolizing the fusion of tradition and advanced technology. So this is what has been spoken in the passage. Let us quickly come to the question answers. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए. In the intricate world of modern मैन्युफैक्चरिंग द सब पार्ट कैन बी कंपेयर टू. ठीक है, तो हम सब पार्ट की बात करें, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये लगेगा कि ये वाला जो ऑप्शन है ना काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है. द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, द फिनिशिंग टचेस ऑफ अ मास्टरपीस पेंटिंग, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गोमेट डिश या फिर अल्फाबेट इन अ लैंग्वेज. ठीक है, एक हम सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, वो ऑप्शन बी है, क्योंकि जो सब पार्ट है वो सबसे छोटी चीज़ें हैं और वो बेसिक सबसे इंट्रिकेट स्मॉल लेवल पे बात होती है. हम फिनिशिंग टचेस में हम उसको नहीं देख सकते हैं, हम वो बेसिक चीज़ें हैं जो फाउंडेशन लेवल पे यूज होती हैं, तो ये हम हटा सकते हैं वाला ऑप्शन. ठीक है, सो द रीजन व्हाई वी आर एलिमिनेटिंग ऑप्शन बी इज बिकॉज फिनिशिंग जो होता है वो डेकोरेटिव होती है, सब पार्ट जो होते हैं वो फंक्शन और स्ट्रक्चर में यूज होते हैं. अब तो जो हमारे पास जो बाकी जो ऑप्शन है ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग ऑप्शन है. ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन सा सही आंसर है. द करेक्ट आंसर है वुड बी द अल्फाबेट इन अ लैंग्वेज. नाउ व्हाई वी वुड गो विद अल्फाबेट इन अ लैंग्वेज एंड नॉट ऑप्शन ए और सी. ऑप्शन ए से फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, ये आंसर गलत इसलिए है बिकॉज फाउंडेशन जो होती है वो जनरली लार्ज होती है, विजिबल होती है, लेकिन सब पार्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और मे बी जो आपका फिनिश प्रोडक्ट्स होता है उसमें विजिबल भी नहीं होते, तो इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गोमेट डिश, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ये भी आंसर हमारा काफ़ी क्लोज है, बट अगेन दे आर द इंग्रेडिएंट्स जो है ना किसी भी गोमेट डिश के इंग्रेडिएंट्स वो हिडन नहीं होते हैं, वो दिखते हैं, लेकिन जो हमारे सब पार्ट्स हैं वो जनरली हिडन रहते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे अल्फाबेट्स इन अ लैंग्वेज. अब आप बोलेंगे मैम अल्फाबेट्स भी थोड़ी हिडन रहते हैं, बट वी विल गो विद दिस वन बिकॉज जैसे कि अल्फाबेट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसी तरह से सब पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं बट स्टिल दे आर रियली एसेंशियल. किसी भी बड़ा यूनिट को बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, जैसे कि हमारे अल्फाबेट्स होते हैं. दैट्स व्हाई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी है. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज प्राइमरी रीजन मॉडर्न कारपेंटर यूज कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. तो ये क्यों यूज़ करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताकि वो प्रिसीजन और क्राफ्टमैनशिप को इन्हांस कर सकें. ठीक है, पहला वाला ऑप्शन मेंशन नहीं है, मोस्ट एक्सपेंसिव वुड की कहीं पे बात नहीं हुई है. टू रिप्लेस ट्रेडिशनल वुड वर्क टूल्स, ये वाला भी ऑप्शन हम इसको एलिमिनेट करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैड उसको सपोर्ट करता है, उसको रिप्लेस करने की बात नहीं हो रही है. एंड थर्ड सेज टू क्रिएट यूनिक वन ऑफ अ काइंड फर्नीचर डिज़ाइन. देखिए वन ऑफ अ काइंड यूनिकनेस की बात होती है, लेकिन यहाँ जो कैड है ये प्रिसीशन पे काम करता है, ये यूनिकनेस पे काम नहीं करता. यूनिकनेस यानी कैसे ये डिज़ाइन बाकियों से अलग है, और प्रिसीजन यानी इसमें कुछ गलती ना हो जाए. तो कैड बेसिकली फोकस इज ऑन प्रिसीजन नॉट ऑन यूनिकनेस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं. What is the overarching message conveyed by the passage regarding the significance of subpart in carpentry? So overarching का मतलब होता है broader sense में overall जो message है वो क्या portray किया जा रहा है. The correct answer here would be option number C, that subpart play a pivotal role in ensuring the quality and functionality of woodwork project. ठीक है, तो woodwork में और automobile industry में भी, but यहाँ पे जो हमारे पास options हैं उसके हिसाब से हम option C लेंगे. Now why others are wrong? Subparts are outdated के बारे में नहीं बोला है ऑथर ने कहीं पे भी, that they are outdated. Option B says that these parts are primarily aesthetic. Aesthetic का मतलब होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी दिखाते हैं, ऐसा भी कहीं, और उनके फंक्शन का कोई लेना देना नहीं है. सो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है. सब पार्ट्स आर एक्सक्लूसिवली यूज इन ऑटो, एक्सक्लूसिवली यहाँ पे यूज नहीं होते क्योंकि वो वुड वर्क में भी यूज होते हैं. सो दैट्स व्हाई विल गो विद ऑप्शन नंबर सी.
let's go to the next questions. All right. Question number 26. Which term best characterizes the fusion of traditional craftsmanship and cutting edge technology in the context of creating subpart as discussed in the passage? तो एक बार हम ये सारे पैसेज देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को समझो. द फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इन दोनों को कैसे कंबाइन करना है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो सिनर्जी ही होगा. क्योंकि जब हम फ्यूजन की बात करें, हम दो चीज़ों को कंबाइन करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए आउटमोडनेस का मतलब होता है जो चीज़ निकल चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है. इन दोनों में कुछ कंट्रास्टिंग चीज़ का होना जरूरी है. डाइकोटोमी एंड पैराडॉक्स में कुछ कंट्रास्टिंग चीज़ होनी चाहिए. सिनर्जी यानी जब दो चीज़ आपस में मिलती हैं, तो यहाँ पे भी हम ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को आपस में मिलाने की बात कर रहे हैं. सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, विच इज सिनर्जी. सिनर्जी इज द करेक्ट आंसर here, because combining different elements for greater effect, the passage definitely says fusion of craftsmanship plus technology that becomes excellence. So we'll go with option number D. Coming to question number 27, जिसमें एक assertion है, एक reasoning है, उसके बाद कुछ आपके पास options है. Let us see. Assertion says that some parts like dowel and screws are often overlooked in woodworking. ठीक है, तो क्या ये ऑफन ओवरलुक किए जाते हैं? पैसेज में यस दिया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हम इनको जनरली ओवरलुक कर देते हैं. पैसेज पढ़ना, स्टार्टिंग में दिया हुआ है. रीजनिंग ये बोलता है कि सब पार्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. ऑल राइट, एक बार मुझे बताओ किसको क्या समझ आ रहा है कि कौन सा हम इसमें करेक्ट आंसर लेंगे. द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए, बिकॉज बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ए भी बोला गया है कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अधिकतर इनको ओवरलुक कर दिया जाता है, पैसेज में दिया गया है. R is also true because these parts play a crucial role in determining the structural integrity and the functionality of the final product. वो प्रोडक्ट कैसे फंक्शन करेगा और उसके स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, उसमें इनका डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड डेफिनेटली आई वुड से दैट R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इनको ओवरलुक कर दिया जाता है. सो दैट्स व्हाई विल गो विद ऑप्शन नंबर A here. Next, question number 28. The author would probably agree with which of the following statement? Question number 28 का correct answer होना चाहिए B. Modern techniques like laser cutting have improved precision in sub-part creation. तो जो laser cutting है, ये definitely पैसेज में भी बताया गया है दैट द पैसेज क्लियरली हाईलाइट्स CAD एंड CNC लेजर कटिंग एंड 3D प्रिंटिंग एज इनहांस्ड प्रिसीजन. ये पैसेज में बताया गया है. बाकी गलत क्यों है? सब पार्ट्स आर इररेलेवेंट, ये कहीं पे पैसेज में नहीं बोला गया है. ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप हैज़ नो प्लेस इन वुडन वर्क टुडे. अच्छा, जब हम ऑप्शन सी देखो, दोनों कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप की भी बात हो रही है एंड मॉडर्न वुड वर्किंग की भी बात हो रही है. दोनों की बात हो रही है. हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप की कहीं पे बात ही नहीं है. इट हैज़ नो प्लेस. दैट वुड बी रॉन्ग टू से. देन दे आर ओनली यूज फॉर एस्थेटिक पर्पस. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज दे हैव फंक्शनैलिटी. उनके छोटे ज़रूर होते हैं, लेकिन काम की चीज़ें बेटा ऐसे नहीं है कि हम उनको निकाल ऐसे साइड में कर दें कि खाली वो ब्यूटी के लिए होते हैं. नहीं. चलिए नेक्स्ट आ जाओ. ओ just a minute. Okay, 29, 30, 31. क्विकली एक बार देख लो तीनों क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? Which of the following might the author cite as an example of the fusion of traditional craftsmanship and cutting edge technology as described in the passage? So question number 29 का correct answer would be D, because it definitely talks about the use of CAD for designing of wood pieces. बाकी गलत क्यों है वो देख लेते हैं. Option A says the decline of traditional woodworking method. ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ये तो फ्यूजन नहीं होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं. ऑप्शन बी सेज द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ 3D प्रिंटिंग इन कारपेंट्री. ये कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो जाएगा, इसमें ट्रेडिशनल तो आया ही नहीं. ओके, बिकॉज हम बात कर रहे हैं फ्यूजन की ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के साथ, तो इसमें ऑप्शन बी में तो ट्रेडिशनल यूज ही नहीं हुआ. द अबैंडनमेंट ऑफ सब पार्ट इन मॉडर्न कारपेंट्री. अब ये जो बोला जा रहा है उसका कंप्लीटली ऑपोजिट है. सो दैट्स व्हाई विल गो विद option D. Question number 30. Given the author's position on the importance of subpart in carpentry, what stand would the author probably take on the issue of using alternative material in woodworking? So question number 30 का जो correct answer है that would be option number D.
Now why D? Because if we go back to the passage, since the passage value both tradition and innovation, passage में बेटा दोनों की वैल्यू हो रही है, ट्रेडिशन की भी वैल्यू बताई गई है, इनोवेशन की भी वैल्यू बताई गई है. द ऑथर वुड सपोर्ट यूजिंग बोथ ट्रेडिशनल वुड्स एंड मॉडर्न ऑल्टरनेटिव. ठीक है, सो ऑथर डेफिनेटली इनकॉर्पोरेटिंग बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मटेरियल, दोनों की ही यहाँ पे ऑथर बात करेगा. ठीक है, अब नाउ व्हाई अदर्स आर रॉन्ग, लेट अस क्विकली सी दैट एज वेल. ऑप्शन ए सेज the author would likely advocate for alternative materials. Now देखो, हम अगर alternative मटीरियल बोलेंगे तो दिस बिकम्स टू एक्सट्रीम, दैट ऑथर वुड लाइकली एडवोकेट. एक्सट्रीम इसलिए हो गया, एडवोकेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सपोर्ट करना, तो जब एडवोकेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं. देन ऑप्शन बी सेज that the author would likely reject alternative material in favor of traditional one. ठीक है, अगेन जो फ्यूजन थीम है ये उसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूजन की बात कर रहे हैं. देन नेक्स्ट ऑप्शन से इज हाँ, C, the author's stance on alternative material is unclear. The tone of the passage is quite clear and it shows a balance of both things. So we cannot say that it is unclear. ये कहीं ना कहीं अपने आप को ही contradiction हो रहा है यहाँ पे. All right. Okay, moving on to the next question, which is question number 31. Which of the following lines best summarizes the essence of the conclusion regarding significance of subpart in modern manufacturing? Alright, the correct answer here would be option number C. The fusion of tradition and innovation stresses the importance of subpart in modern manufacturing, because the passage definitely talks about कंक्लूजन की बात अगर हम करेंगे तो द कंक्लूजन हाईलाइट्स द ब्लेंड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप एंड टेक्नोलॉजी एंड द क्रूशियल रोल ऑफ सब पार्ट. सो दैट्स व्हाई विल गो विद ऑप्शन नंबर सी. बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप इज नो लॉन्गर रेलिवेंट इन टुडेज इंडस्ट्रीज. दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग. इट इज़ डेफिनेटली रेलिवेंट. ऑथर ने कहीं ये नहीं बोला कि इट इज़ कम्प्लीटली इररेलेवेंट. सब पार्ट आर इनसिग्निफिकेंट. बेटा इनसिग्निफिकेंट तो कहीं बोला ही नहीं है, उसने बोला है कि बहुत छोटे हैं लेकिन काम की चीज़ है. मैन्युफैक्चरर शुड प्रायोरिटाइज स्पीड एंड क्वांटिटी ओवर क्राफ्ट्समैनशिप. नाउ दिस इज क्राफ्ट्समैनशिप की तो वैल्यू की गई है, तो ओवर क्राफ्ट्समैनशिप हम नहीं बोल सकते बिकॉज दैट हैज़ बिन वैल्यूड इन द पैसेज. ऑलराइट, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैसेज, which is I think about coffee. Yes, the next passage is about coffee. So let me just, the story of coffee. चलिए story of coffee सब पढ़ेंगे. Quickly read the story of coffee and then we'll move to the question answers. So basically this passage talks about the story of coffee. Basically हम coffee की journey की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसका origin हुआ था इथोपिया में, and there was एक goat herder था, क्या नाम था उसका, काल्दी. So उसने ये देखा, बाई चांस उसने देखा कि एक दिन उसकी गोट्स जो थी ना वो बहुत ही उछल कूद कर रही थी, लिटरली दे वर फ्रॉलिकिंग. सो उसने देखा कि भाई मेरी गोट्स आज इतना उछल कूद इतनी एक्टिव क्यों है. तो उसने नोटिस किया कि उसकी गोट ने उस दिन कुछ रेड बेरीज खाई थी एक पर्टिकुलर पेड़ की. देन फाइनली एक उसने खुद भी ये बेरीज खाई और उसने देखा कि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा अलर्टनेस आ गई, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया. फिर ये जो डिस्कवरी थी ये कहीं ना कहीं स्प्रेड हुई मॉनेस्ट्रीज़ में, जहाँ पे जो मंक्स होते थे वो भी ये खाते थे रेड बेरीज, ताकि वो रात में प्रेयर करने के लिए लंबे टाइम तक जग सकें और एक्टिव रह सकें. फाइनली फिर बोला गया कि किस तरह से ये कॉफ़ी का इन्वेंशन हुआ एंड हाउ दिस इन्वेंशन स्प्रेड अक्रॉस वेरियस रीजन्स, particularly in Yemen where the practice of roasting coffee beans and brewing the drink began to take shape. फिर ये बाकी आगे आप पढ़ो पूरा, इसमें पूरा कॉफ़ी की जर्नी बताइए कि कहाँ से पहले इसको एक रिलीजियस ड्रिंक बोला जाता था, फिर कैसे ये वहाँ से इसकी जो सारी चीज़ें हैं चेंज होते होते आगे गई. सो कॉफ़ी हाउस बने थे कुछ, emerging as cultural and intellectual centers for conversation, music and commerce, जहाँ पे कॉफ़ी कल्चर स्प्रेड हुआ टर्की में और उसके आगे फिर इंट्रोडक्शन टू यूरोप हुआ.
जहाँ पे इसको पहले मुस्लिम ड्रिंक बोला जाता था, बट देन इट गेन पॉपुलैरिटी बाय 17th सेंचुरी। कॉफ़ी बीन्स जो कॉफ़ी हाउस थे वो यूरोपियन सिटीज़ में भी बहुत फ्लरिश होने लगे, एंड दिस बिकम ए गैदरिंग स्पॉट फॉर आर्टिस्ट, राइटर एंड थिंकर्स। देन इट वॉज एज ऑफ एनलाइटमेंट। कॉफ़ी वॉज वैल्यूड एज अ स्टिमुलेंट फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, डिबेट एंड इनोवेशन। सो द एंटायर पैसेज इज टॉकिंग अबाउट दैट। आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी कुछ बात हुई है, मॉडर्न एरा की बात हुई है, कॉलोनियल प्लांटेशंस की बात हुई है। आप ये पूरा पढ़ोगे तो सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। ऑल राइट, लेट्स क्विकली कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, What did Kaldi observe that lead to discovery of coffee? तो उसने क्या देखा था? उसने ये देखा था कि जिस दिन उसकी गोट्स ने कुछ खाया था और उसकी जो गोट्स थी ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बन गई थी। तो डेफिनेटली इसका आंसर बी होगा। द गोट्स ईटिंग रेड बेरीज एंड बिकमिंग एनर्जेटिक इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आप पैसेज के स्टार्टिंग में देखना ये चीज़ क्लियरली दी हुई है कि जिस दिन उसने देखा कि उसकी गोट्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बन गई, देन ही रियलाइज कि उन्होंने कुछ रेड कलर के बेरीज खाई थी, उसने वो खुद भी खाई एंड देखा कि मेरे को भी उसका असर हो रहा है, मैं भी बड़ा एनर्जेटिक हो गया हूँ। राइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। हाउ डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इम्पैक्ट कॉफी कंजम्पशन? ओके, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन इज ऑप्शन नंबर सी। Why this is the correct answer? Because passage says that industrial revolution boosted production, brewing innovation and instant coffee. ठीक है, so it accelerated coffee production and introduced new brewing methods should be the correct answer. Let us quickly see why other answers are wrong. ऑप्शन ए सेज इट लेड टू डिक्लाइन ऑफ कॉफ़ी पॉपुलैरिटी। हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कॉफ़ी कंजम्पशन के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो डिक्लाइनेशन यहाँ पे डिक्लाइन तो डेफिनेटली होगा ही नहीं, पॉपुलैरिटी तो बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी कॉफ़ी की। इट रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशंस इन यूरोप। प्लांटेशंस जो थे वो यूरोप में नहीं थे, वो अलग अलग जगह पे थे, वो कॉलोनीज़ में थे, वो यूरोप में नहीं थे, दे वर इन कॉलोनीज, एंड इट मेड कॉफ़ी एन एक्सक्लूसिव ड्रिंक फॉर द वेल्दी। नाउ दिस इट वॉज एन एक्सक्लूसिव ड्रिंक, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, सो वी कैन एलिमिनेट दिस वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, कॉफी ओरिजिनेटेड इन यूथोपिया एंड क्विकली स्प्रेड to the Arabian Peninsula and beyond, where it became popular. Which of the following best supports the statement? So you need to know which of the following best supports the statement. The correct answer would be option number D. Now why we will go with option number D? Because this directly shows its movement from Ethiopia, Arabia and then Europe. Okay, you can go back to the passage, you will get to know कि कैसे कैसे कॉफ़ी मूव हुई थी। सबसे पहले यूथोपिया, उसके बाद गई अरेबिया एंड फाइनली यूरोप। सो द डेसिमेशन ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम यूथोपिया कैटलाइज यानी उसको बूस्ट मिला, किस में बूस्ट मिला? उसके कल्टिवेशन को अक्रॉस वेरियस रीजन इंक्लूडिंग टर्की एंड यूरोप। नाउ व्हाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, लेट अस सी दैट एज वेल। ऑप्शन ए इज रॉन्ग बिकॉज कॉफ़ी हाउसेज वर इम्पॉर्टेंट लेटर बट डोंट प्रूव यूथोपियन ओरिजिन। इसमें यूथोपियन ओरिजिन की बात हो रही है जो कि प्रूव नहीं हो रहा है पैसेज में। ठीक है, ऑप्शन बी गलत इसलिए है बिकॉज मोनेस्टिक्स यूज वॉज यूथोपियन बट डिडंट एक्सप्लेन ग्लोबल स्प्रेड, सो दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट दिस वन एज वेल। ऑप्शन सी गलत इसलिए है बिकॉज एनलाइटमेंट वॉज यूरोपियन स्टेज नॉट द इनिशियल स्प्रेड। दिस इज टॉकिंग अबाउट इनिशियल स्प्रेड, सो इट वॉज नॉट दैट थिंग। ओके, ऑल राइट, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 35. Okay, let me show you question number 35. ओके, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉफी टू यूरोपियन मार्केट वाज मेट विद इमीडिएट एक्सेप्टेंस एज नो रेजिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस अथॉरिटीज। ओके, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स बिकॉज रेजिस्टेंस तो था, ठीक है, अथॉरिटीज़ ने उसको बैन करने की कोशिश करी थी, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है द क्रूशियल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉफ़ी हाउस इन यूरोप ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटमेंट एक्सटेंडेड बियॉन्ड मेयर बेवरेजेस कंजम्पशन टू बिकम वेन्यूज फॉर पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल डिस्कोर्स। नाउ इसके बारे में क्या बात हुई है? डेफिनेटली बोला गया है पैसेज में कि ये जो कॉफ़ी हाउस होते थे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग कॉफ़ी पीने नहीं आते थे, यहाँ पे ये पॉलिटिकल हब्स बने, ये इंटेलेक्चुअल वेन्यूज़ बने कि लोग आके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते थे, पॉलिटिकली इंटेलेक्चुअली बहुत सारी। सो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स एंड सेकेंड वन इज ट्रू। Moving on to question number 36. What does emerging as social hub mean? So emerging as social hub का मतलब क्या होता है? The correct answer of this one would be option number D. Emerging यानी developing, है ना? Emerging का मतलब होता है जो चीज़ अभी बाहर निकल रही है, डेवलप हो रही है, into center for community interaction and cultural exchange. So जो social hub है वहाँ पे यही चीज़ होती थी, community interaction होता था and cultural exchange होता था।
ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए से ग्रेजुअली बिकमिंग पॉपुलर लोकेशन फॉर इंडिविजुअल स्टडी एंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल स्टडी और रिफ्लेक्शन नहीं होता था, यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें होती थी, इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी बोलता है ग्रेजुअली बिकमिंग आइसोलेटेड एरियाज विद लिमिटेड सोशल एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन। तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है जो हमने पैसेज में अभी पढ़ा, वहाँ पे तो बहुत सारे इंटरेक्शंस होते थे। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू कमर्शियल बिजनेस विद सम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। नाउ दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज दे वर नॉट जस्ट कमर्शियल, ओके, उसमें पर्सनल चीज़ें भी काफ़ी सारी होती थी, कम्युनिटी ड्रिवन थे, तो दैट्स वाई वी कैन एलिमिनेट दिस वन एज वेल। ओके, which of the following word is a synonym of cultivation as used in the context of the passage? ठीक है, तो cultivation का हमें यहाँ पे देखना है what is the correct answer. So quickly you can just see the four options given here. The four options given here are development, tending, growth and destruction. और हमें देखना है according to what has been used in the passage, ठीक है। So the correct answer of this one would be option number 2, that is tending. अब tending का मतलब क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए कल्टीवेशन को किस तरह से, देखिए कल्टीवेशन का जो मतलब है ना वो ग्रोथ या ग्रोइंग से भी हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इस पैसेज के कंटेक्स्ट के हिसाब से हम टेंडिंग इसलिए लेंगे बिकॉज जैसे कि टेंडिंग क्रॉप होता है या ग्रोइंग क्रॉप होता है, देखो देयर इज अ डिफरेंस इन ग्रोथ एंड ग्रोइंग, ठीक है। यहाँ पे हम ये जो है ना ये इस चीज़ को हम फोकस करेंगे, टेंडिंग का मतलब होता है ग्रोइंग, एंड इस पैसेज में जिस तरह से ये जो वर्ड है कल्टीवेशन यूज़ किया हुआ है उसका मतलब होता है जो अभी बढ़ रहा है, जो अभी उभर रहा है। हम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे जो अभी बढ़ रहा है। ये दोनों कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट की बात कर रहे हैं, हमें बात करनी है प्रोसेस की। इस चीज़ को समझो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ दैट द emerging thing. So that is why we'll go with option number C. All right. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which among the following sentences uses the word frolicking in the same sense as used in the passage? Frolicking यार उसकी गोट फ्रॉलिक करने लगी थी, यानी उछल कूद, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई, बिल्कुल they were very full of energy and all। तो उसके हिसाब से हमें अपना आंसर देना है, which will be option number, बताओ जल्दी कौन सा होगा। yes, क्या होना चाहिए? The children were frolicking along the beach, their joy palpable in the cool evening air। जैसे वो गोट उछल कूद कर रही थी ना, तो उससे जो रिलेटेड जो ऑप्शन है दैट इज यस ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे बच्चे भी उछल कूद कर रहे हैं बीच पर। बाकी सारे ऑप्शंस गलत क्यों हैं एक बार मैं फटाफट वो भी बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए, देखिए जब एथलीट की ट्रेनिंग होती है ना वो एक बड़ा सीरियस इवेंट होता है, उसमें हंसी मजाक उछल कूद नहीं चलता है, ठीक है, इट इज़ नॉट प्लेफुल, सो दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट दिस वन। Option C says she found the frolicking music to be very relaxing during her study session. So जो म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक में हम फ्रॉलिकिंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, म्यूजिक ऐसा उछल कूद वाला नहीं होगा, है ना, म्यूजिक और रिलैक्सिंग म्यूजिक है तो वो फ्रॉलिकिंग होगा भी नहीं, वो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। The artist spent the afternoon frolicking with her paint brush on the canvas. Again उछल कूद की बात हो रही है, where you can actually see the liveliness, है ना, so उस context में हम पेंट ब्रश को रिलेट नहीं कर पाएंगे, so that's why we can eliminate this one as well. So the correct answer would be children are frolicking. All right, question number 39 देख लेते हैं। हाँ, दो स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। द स्प्रेड ऑफ कॉफी कल्टीवेशन इन ट्रॉपिकल रीजन वाज सोलली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन इन यूथोपिया। अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना सोलली, तो डेफिनेटली इट वाज नॉट ड्रिवन ओनली कि वहीं पे कंजम्पशन होगा, ऐसा तो नहीं था, तो ये फॉल्स होगा, डेफिनेटली दिस इज फॉल्स। एंड सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है द ग्लोबल डिमांड फॉर कॉफी प्रॉम्प्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसिंग ट्रेड पैटर्न्स। यस, ये तो डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि हर जगह फिर कॉफ़ी की वैल्यू बढ़ने लगी थी और फिर वो एक जगह से दूसरी तीसरी जगह पहुंचती गई कॉफ़ी। सो डेफिनेटली फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन शुड बी, कौन सा है जिसमें फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है? यस, ऑप्शन नंबर सी, विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े। ऑलराइट,
What factors contributed to transformation of coffee from regional specialty to major global commodity? चलो, तो एक रीजन की स्पेशलिटी से ग्लोबल कमोडिटी कैसे बनी कॉफी, उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, द करेक्ट आंसर ऑफ दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल प्लांटेशन एंड द ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड फॉर कॉफी, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो ग्लोबली बढ़ने लगी थी। बाकी आंसर्स गलत क्यों हैं? द इनिशियल रिजेक्शन ऑफ कॉफी बाय यूरोपियन कंज्यूमर एंड सब्सिडी बेटा ऐसा तो है नहीं कि इनिशियली यूरोप ने रिजेक्ट कर दिया था, ये तो कहीं दिया ही नहीं है पैसेज में, ठीक है। इनिशियली रेजिस्ट जरूर किया था, लेकिन स्प्रेड फिर भी कॉफ़ी बहुत तेज़ी से हुई थी, है ना। इनिशियली यूरोप में रेजिस्ट हुआ था, वो मुस्लिम ड्रिंक ये सब बोल के, लेकिन फिर भी कॉफ़ी बहुत तेज़ी से हर जगह फैली थी। द डिक्रीज इन प्रोमिनेंस ऑफ कॉफ़ी हाउसेज एंड ट्रांजिशन टू होम ब्रूइंग, कॉफ़ी तो हमेशा ही आगे आगे जाके प्रमोट हुई, डिक्लाइन उसका कहीं नहीं हुआ था। द पॉपुलैरिटी ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी एंड ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, टी वॉज पॉपुलर आई डू से, बट स्टिल ऐसा हम कहीं नहीं बोलेंगे कि टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली और कॉफ़ी को नहीं मिली, सो दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट दिस वन एज वेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। Coffee culture significance, in what way has coffee maintained its cultural significance in modern society? तो आज की modern society में coffee का क्या cultural significance है? The correct answer is option D. Coffee remains a popular beverage and symbolizes social interaction. आज की date में भी ये है, because passage end by saying coffee is symbol of social interaction, productivity and enjoyment. So we'll go with option number D. ठीक है। Coffee is only enjoyed in traditional ceremonies and has lost its daily appeal. ऐसा कहीं पे भी नहीं है पैसेज में दिया हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल सेरेमनीज में पी जाती है और डेली नहीं पी जाती। कॉफ़ी इज़ नाउ प्राइमली कंज्यूम्ड इन फास्ट फूड चेन, डिमिनिशिंग अ कल्चरल रोल। अगेन फास्ट फूड चेन की एज सच कहीं बात नहीं हुई है। एंड कॉफ़ी हैज़ बिकम अ लग्जरी आइटम ओनली एक्सेसिबल टू वेल्दी पर्सन, ऐसा भी कहीं नहीं दिया हुआ है कि इट इज़ ओनली एंड ओनली एक्सेसिबल टू वेल्दी पर्सन, सो वी कैन एलिमिनेट दैट एज वेल। चलिए क्विकली लेट्स कम टू लास्ट पैसेज। द लास्ट पैसेज इज अबाउट different the methods of knitting. सबसे पहले the fair isle method है, इसको एक बार पढ़ लो, then I'll scroll down so that you can read the next methods as well. So this is the traditional technique where you use 2 or more color in a single row एंड बहुत ज़्यादा केयरफुल टेंशन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है इसमें। ऑल्टरनेटिव यान जो होते हैं वो एवरी फ्यू इंचेस पे रखे जाते हैं, कैरिंग अनयूज्ड यान्स एट द बैक। दिस क्रिएट्स इंट्रिकेट कलरफुल पैटर्न इन गारमेंट एक्सेसरीज एंड होम टेक्सटाइल, ठीक है, इसकी बात हो रही है। देन नेक्स्ट आ जाइए, लेट मी क्विकली स्क्रॉल डाउन। कॉन्टिनेंटल स्टाइल की बात हो रही है और शॉर्ट रो टेक्निक की बात हो रही है। ओके, सो कॉन्टिनेंटल स्टाइल की बात हो रही है, आप यू जस्ट गिव अ क्विक रीडिंग टू दिस एंड विल डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो क्विकली जस्ट रीड द पैसेज। मैं फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए, ensuring even stitches, question number 42, let's move to question number 42 direct. Ensuring even stitches and prevent puckering, puckering refers to, तो ये जो है देखिए, अब यहाँ पे ये जो है even stitches and prevent puckering, ये किसको रेफर कर रहा है, ठीक है। when you go back to the passage, the correct answer of this would be tension management. tension management क्यों होगा इसका correct answer? because the passage clearly says the fair isle require careful tension management to ensure even stitches and prevent puckering. You can go back to the passage and see, उसमें लिखा हुआ है कि जो fair isle method है उसमें ये जो दोनों चीज़ें even stitches and prevent puckering, इसकी क्यों ज़रूरत है, ताकि टेंशन मैनेजमेंट आपका ठीक से हो सके। कलर सिलेक्शन की कहीं पे बात नहीं हुई है, बिकॉज कलर इज अबाउट डिज़ाइन, इट इज़ नॉट अबाउट स्मूथनेस, सो वी कैन एलिमिनेट दिस। यार्न थिकनेस की भी बात हुई है, बट ये जो है ये टेक्सचर को डिफाइन करेगा, ये पिकरिंग को डिफाइन नहीं करेगा। फाइनली स्टिच पैटर्न जो है वो डेकोरेटिंग की बात होता है, कर रहा है, बट वो टेंशन पैटर्न की बात नहीं करेगा, टेंशन मैनेजमेंट की बात नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टिचिंग स्टेप टू मेक अ स्लीव यूजिंग अ शॉर्ट रो टेक्निक?
All right. So the correct answer of this one would be option number A. Cast on stitches create short rows, sew साइड सीम, फिनिश एजेस. आप एक बार पैसेज देख लीजिए. पैसेज में ये दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट ऑर्डर है जो जब स्लीव लगाते हैं ना तो उसका जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली ये चीज़ है. क्या दिया हुआ है पैसेज में दिया है, इट मैसेज द एग्जैक्ट ऑर्डर. सबसे पहले कास्ट ऑन, सेकंड है शॉर्ट रो, थर्ड है सीव स्टीम एंड फाइनली फिनिश द एजेस. तो वी विल डेफिनेटली गो विद दिस. बाकी सब में ऑर्डर ऊपर नीचे है. ऑलराइट. ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ फेयर आइल मेथड? तो फेयर आइल मेथड का प्राइमरी फोकस क्या है? ओके, सो प्राइमरी फोकस फेयर आइल मेथड का है ऑप्शन बी, यूजिंग मल्टीपल कलर फॉर इंट्रिकेट पैटर्न. फेयर आइल का मतलब ही है जिसमें हम इंट्रिकेट पैटर्न को डिज़ाइन कर रहे हैं, मल्टीपल कलर्स को हम यूज़ करें इंट्रिकेट पैटर्न बनाने के लिए. ऑलराइट. पैसेज में बताया है कि 2 or more कलर इन अ रो create an intricate pattern, so we can go with this option. All right, question number 45. What does the emphasize on wrapping the stitch before turning suggest about the short row technique? All right, so इसका correct answer होगा आपका option number C, because wrapping prevent holes shows importance of neatness. Okay, तो wrapping जो है वो importance of neatness, it definitely talks about polished finish. बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं फटाफट बता देती हूँ. ऑप्शन ए सेज इट इज़ द कॉम्प्लिकेटेड मेथड दैट रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव प्रैक्टिस. ठीक है, देखिए कॉम्प्लिकेटेड कहीं पे भी पैसेज में ये नहीं बताया कि एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, सिर्फ ये बताया कि रैप करते हैं ताकि होल्स प्रिवेंट हो सके. इट इज़ ओनली रेलिवेंट फॉर एडवांस निटर्स. अगेन ऐसा कहीं पे नहीं दिया, इवन बिगनर्स कैन ट्राई दैट. ये कहीं पे नहीं दिया कि सिर्फ एडवांस निटर्स इसको कर सकते हैं. थर्ड सेज इट इज ऑप्शनल एंड कैन बी स्किप फॉर फास्टर रिजल्ट्स. वी कैन नॉट से दैट इट इज ऑप्शनल बिकॉज डेफिनेटली नीटनेस नहीं आएगी, होल्स अपीयर हो जाएंगे अगर हम इसको नहीं करेंगे तो. ठीक है, एंड वी डेफिनेटली नॉट लाइक एनी ऑफ द गारमेंट विद होल्स, सो डेफिनेटली वी कैन एलिमिनेट दिस वन. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. Based on the description of continental style, which of the following can be inferred about its efficiency? तो हम continental style की बात कर रहे हैं, तो continental style के हिसाब से which of the following can be inferred about its efficiency? So question number 46 का correct answer is option number D. It enable quick advancement in design. Now why option C? Because the passage says that continental means greater speed and efficiency, so definitely we'll go with option number D here. Option A says it is slower than other knitting garments. This is opposite of what has been given in the passage. Option B says it is best suited for complex pattern only. The passage says it is both for complex and normal knitting. ये only eliminate कर देगा इस वाले ऑप्शन को. Option C says it requires more yarn than traditional methods. ऐसा भी कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, so we can eliminate this as well. Next, coming to question number 47, considering the technique discussed, what might be inferred about the overall skill level required for mastering fair isle and continental knitting? ठीक है, तो the correct answer for this one would be option number B. Why option B? Because the passage says how these are not beginner start method, they need base knowledge. ठीक है, so advanced technique require strong foundation in basic knitting skill. तो advanced techniques में आपको एक basic knitting skill का strong foundation चाहिए. बाकी options गलत क्यों हैं? ऑप्शन ए बोलता है both technique can be mastered without any prior knowledge. अनरियलिस्टिक है, हम किसी भी में भी मास्टरी नहीं कर सकते हैं जब तक हमें उसकी प्रायर नॉलेज ना हो. दे आर एक्सेसिबल ओनली टू एक्सपर्ट निटर विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. This is too extreme, only will definitely take it too extreme. No specific skill are necessary for these techniques. Of course इन सब चीज़ों के लिए स्किल की ज़रूरत तो है, हम ये नहीं बोल सकते कि स्किल की ज़रूरत नहीं है. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 48. Question number 48 says which option includes the most appropriate meaning of the underlined phrase? Underlined phrase क्या है? Pick the yarn. ठीक है, तो पिक द यार्न का मतलब का इनमें से हम कौन सा करेक्ट आंसर ले सकते हैं? द करेक्ट आंसर वुड बी catch the yarn smoothly. Now why we would go with this? Pick in knitting means catching yarn with needle in a smooth motion. ठीक है, बाकी देखिए grasp firmly, जब हम knit करें तो हम कोई चीज़ बहुत firmly नहीं पकड़ सकते, वो knitting sense में नहीं होगा. Lift the yarn easily, ये यहाँ पे action को fit नहीं कर रहा है. Pull the yarn tightly, again जो tension है it should stay fluid, not very tight. Okay, all right, the last two questions finally. Question number 49, which says
what can be inferred about the relationship between mastering advanced knitting technique and a knitter's design capabilities? The correct answer of this would be option number B. Why we'll go with option B? Because the passage says fair isle में क्या होता है, पैटर्न शॉर्ट रो में होते हैं, शेपिंग होती है, फिर एक्सपैंड डिज़ाइन एबिलिटी रहता है. सो विल गो विद ऑप्शन बी हियर. ठीक है, बाकी ऑप्शंस हम इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज ऑप्शन ए कहीं ना कहीं ऑपोजिट है of what has been said in the passage. Option C भी irrelevant है, and finally option D also is not true. Okay, question number, last question. How might the integration of both the fair isle method and the short row technique influences a knitter's approach of garments construction? The correct answer of this one is option number B. It fosters creativity through intricate design needing advanced skills to execute. Because the passage says that fair isle में कलर और पैटर्न की बात हो रही है, शॉर्ट रो फाइनली मूविंग टू शेपिंग, टुगेदर इट गिव्स हाई क्रिएटिविटी बट इट इज़ डेफिनेटली एडवांस. ठीक है, सो इसमें एडवांस स्किल्स की ज़रूरत है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए. बाकी फर्स्ट में हमें एडवांस स्किल की ज़रूरत नहीं है. All right, and option number C says it restrict the knitter to simple pattern, limiting creative possibility. This is again wrong because it expand the possibilities. And finally, your D is also wrong because it is opposite of what has been said in the passage. Precision is more important. So with this, students, we have completed A-Lit का 2025 का paper. I hope, I know last में मैंने थोड़ा बहुत जल्दी बताया because we were running really short of time. And still, if you have any doubt या अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि मैम आपने बहुत जल्दी बताया and just I'm getting confused between this option and this option, you can just drop in a message and I'll definitely revert you on that. ठीक है, so I hope there are no confusions or no doubts left in this one. So see you in some other video with some other analysis of some other paper. ठीक है, till then चलो, see you, bye bye.